हेलो साथियों, आप सभी कैसे हैं। मैं अपने यूट्यूब चैनल एसएस जागरण पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं 9th क्लास का फिज़िक्स स्टार्ट करने जा रहा हूं। और फिज़िक्स इस प्रकार से पढ़ेंगे कि हमें एकदम रटना ना पड़े, बिल्कुल समझ समझ करके। क्योंकि साइंस का कोई भी डिफिनेशन हो, कोई भी फॉर्मूला हो, उसे अगर अच्छे से समझा जाए तो उसे फिर रटने की कोई ज़रूरत ना पड़े और कभी भूलेंगे नहीं। तो एक अपने ऑफलाइन क्लास में जैसे हम पढ़ाते हैं, अपने अनुभव आज कई वर्षों से है, उस अनुभव को ऑनलाइन शेयर करने का मन बनाया है। तो चलिए, ज़्यादा बातें ना करते हुए हम अपनी काम की बातें करते हैं। यह जो है वीडियो में आपको 9th क्लास की जो फिजिक्स है, पहला चैप्टर, यानी पहला चैप्टर का नाम गति है, मोशन है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और बिल्कुल डिटेल्स तौर से हम लोग बात करेंगे और चैप्टर में जो है बेसिक टू एडवांस तक जाने का कोशिश करेंगे। यानी आप जीरो से हीरो बनने के लिए तैयार हो जाइए। आपके लिए जो है सारा चीज़ लेकर के उपलब्ध है। तो चलिए, हम लोग जो है इसको पहले तो बड़ा कर लेते हैं। मोशन के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। गति गति देखिए, यह वीडियो जो है बाई लैंग्वेज होने वाला है, यानी कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों विषय में, दोनों भाषाओं में आपको जो है मिलेगा। जैसे सबसे पहले हम लोग मोशन बात कर लेते हैं कि मोशन क्या है, गति क्या है, गति किसे कहते हैं। तो स्थिति में परिवर्तन, जब कोई पिंड या कोई वस्तु एक जगह से दूसरे जगह चला जाता है तो वही आपको गति कहलाता है। इंग्लिश में अगर इसकी डिफिनेशन की बात करें, मोशन बात करें, तो मोशन इज द चेंज इन पोजीशन ऑफ ए बॉडी विथ टाइम। अर्थात समय के साथ स्थिति में परिवर्तन गति कहलाता है। यह रटने वाली चीज़ें नहीं है, आप समझिए कि हम यहाँ है और यहाँ हमको आना है, तो कुछ ना कुछ तो समय लगेगा ना। तो यहाँ से यहाँ आए, हमारा स्थिति बदल गया, यहाँ से हमारा स्थिति यहाँ पर, पोजीशन यहाँ था, फर्स्ट पोजीशन यहाँ था, फाइनल पोजीशन यहाँ पर हो गया। तो पोजीशन में चेंज जब हो जाता है ना, उसी को हम लोग मोशन बोलते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गति बोलते हैं। ठीक ना। अब गति से हमें दो चीज़ मिलता है, एक मिलता है हमें विस्थापन और एक मिलता है डिस्टेंस। तो विस्थापन और डिस्टेंस में हम लोग को डिफरेंस जानना होगा कि विस्थापन और डिस्टेंस में क्या अंतर होता है। जब गति करते हैं तो दो चीज़ें हमें मिलती है, क्या क्या, एक गति के लिए एक दूरी हमको मिलेगा और एक विस्थापन। तो दूरी और विस्थापन क्या है समझते हैं। देखिए यहाँ पे मोशन कैन बी डिस्क्राइब इन टर्म ऑफ द फर्स्ट में डिस्टेंस मूव और सेकेंड में आपको डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस मूव इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल बाय ए बॉडी और डिस्प्लेसमेंट इज द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल बाय ए बॉडी फ्रॉम इनिशियल पोजिशन टू इट्स फाइनल पोजीशन। मतलब कि जो डिस्टेंस होता है वो एक्चुअल चली गई दूरी होता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट यानी प्रतिस्थापन जो होता है, अब जिसे विस्थापन कहते हैं, सॉरी विस्थापन कहते हैं, विस्थापन आपका जो है मिनिमम दूरी होता है फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट के बीच का। जैसे एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है। देखेंगे ये आपका एस, मान लीजिए ए स्क्वायर का जो है शेप का आपके पास कोई ग्राउंड है या कोई जगह है, यहाँ ए है, बी है, सी है, डी है, पोजीशन दिया हुआ है। मान लेते हैं कि ये 5 मीटर है, ए आपका 5 मीटर है, इसका भी लेंथ 5 मीटर है और इसका लेंथ भी 5 मीटर है। अब यहाँ से कोई व्यक्ति यहाँ जाता है, यहाँ से यहाँ जाता है, तो इसके और इसके ए और बी के बीच के डिस्टेंस कितना है, तो ए और बी के बीच का डिस्टेंस 5 मीटर होगा। क्या होगा डिस्टेंस, क्या होगा डिस्टेंस, क्या होगा 5 मीटर होगा। और डिस्प्लेसमेंट विस्थापन क्या होगा, तो देखिए ए और बी के बीच के न्यूनतम दूरी हमको जानना है कि न्यूनतम दूरी कितना है, तो ऐसे ही सीधा नापेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट भी आपका, विस्थापन भी जो है, विस्थापन भी आपका कितना होगा 5 मीटर होगा। ठीक है।
और दूरी भी इसका क्या होगा 5 मीटर होगा। चलो दूरी को हम a से बता देते हैं और डिस्प्लेसमेंट को d से सूचित कर देते हैं, ठीक है, यानी कि बराबर हो गया। लेकिन यही पिंड यहाँ से ऐसे आते आते यहाँ तक चली आती है। तो अभी आप दूसरे फर्स्ट केस में ये देखिए, सेकेंड केस में आप देखिएगा कि जब यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो डिस्टेंस दूरी कितना चला गया 5 और 5 10 मीटर चला गया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट हम यहाँ से सीधे ऐसे देखेंगे, कम से कम दूरी नापना है कि कैसे हम दिमाग लगा कैसे नापे कि हमारा कम मिनिमम डिस्टेंस है। तो इस प्रकार से हम सीधा ले लेंगे। तो इस यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा आपका, तो ए आपका हो जाएगा 5√2 हो जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय लगा करके आप इसको निकाल सकते हैं √a² + b² वाला फॉर्मूला से। इसके बाद तो यहाँ पे आप देखेंगे कि डिस्टेंस यहाँ पे ज़्यादा हो गया और डिस्प्लेसमेंट कम हो गया, यानी कि विस्थापन जो होता है ना कम भी हो सकता है दूरी से, ठीक है। तीसरा केस में आप चलिए, तो अगर यहाँ पे कोई आ जाता है तो उसी प्रकार से 5 10 15 मीटर जो है डिस्टेंस हो जाएगा, जबकि जो है डिस्टेंस कितना हो जाएगा 15 मीटर हो जाएगा और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट देखिए यहाँ पे 5 मीटर, यानी कि कम हो सकता है, ठीक है। अगर यहाँ से यहाँ चला आता है, ये मतलब जाते जाते घूमते घूमते जिस पॉइंट पे स्टार्ट किया था उसी पॉइंट पर आ जाता है, तो डिस्टेंस यहाँ पर 20 मीटर हो जाएगा, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वहाँ पर 0 हो जाएगा। यानी कि डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकता है, डिस्टेंस से कम भी हो सकता है, डिस्टेंस के बराबर भी हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं हो सकता है, दूरी से ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। और एक और केस होता है कि डिस्प्लेसमेंट जो है ना, विस्थापन जो है ऋणात्मक भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। जैसे देखेंगे क्या होता है कि मान लेते हैं कि ऐसे स्ट्रेट लाइन में हमको चलना है, यहाँ पे हमारा ए है बिंदु, यहाँ पर बी है, यहाँ पे सी है और यहाँ पे डी है। कोई यहाँ से यहाँ चलता है, तो यहाँ से यहाँ चलता है, मान लेते हैं कि 5 मीटर है, ये 10 मीटर है, ये मान लेते हैं 7 मीटर है। तो यहाँ से यहाँ जाता है तो 5 मीटर डिस्टेंस होगा, ए से बी गया तो 5 मीटर डिस्टेंस भी और डिस्प्लेसमेंट भी। और यहाँ से फिर यहाँ चला जाता है तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 5 और 10 15 मीटर हो जाएगा और डिस्प्लेसमेंट भी आपका उतना ही होगा। लेकिन जब यहाँ से जाता है यहाँ और यहाँ से फिर यहाँ वापस आ जाता है, यहाँ से गया यहाँ, यहाँ फिर यहाँ से यहाँ वापस, अब कितना हो गया डिस्टेंस देखिए 5 और 10 15 और फिर वापस आया 10, तो 25 हो गया। कितना हो गया 25 मीटर हो गया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है आपका जो है डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो आप यहाँ पे देखिए मिनिमम दूरी यहाँ पर देखेंगे ए और बी के बीच, तो कितना हो गया, तो आपको यहाँ पर देखिए दूरी जो है 25 हो गया, जबकि विस्थापन जो है आपका कितना रह गया 5 ही रह गया। अब यहाँ से यहाँ आ जाता है तो दूरी और देखिए ज़्यादा हो जाता है, कितना 5 10 15 15 10 25 और 5 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर कितना हो गया 0 हो गया। अब ये इधर पीछे पीछे इधर आ जाता है, तो अब दूरी देखिए यहाँ पे 25 कितना हो गया हमारे पास 30 और 7 इधर 30 और 7 37 हो गया। दूरी कितना हो गया 37। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, डायरेक्शन देखिए अब इसका चेंज हो गया, इधर आने लगा तो -7 हो गया 7 मीटर। इससे हमको समझ में आता है कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है नेगेटिव भी हो सकता है, जबकि जो दूरी होता है कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, धनात्मक ही होगा। जब भी दूरी होगा तो धनात्मक होगा, आगे चले पीछे चले दाएं चले बाएं चले वो हमेशा ही पॉजिटिव में रहेगा, धनात्मक होगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन अपोजिट अगर हो जाता है तो अपोजिट डायरेक्शन में जो है आपको डिस्प्लेसमेंट ऋणात्मक लेना पड़ता है, नेगेटिव लेना पड़ता है। तो आप अब तक जो है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में अच्छे प्रकार से डिफरेंस को आप समझ चुके होंगे कि क्या क्या डिफरेंसेस है। और डिफरेंस में पहला डिफरेंस आप देखें कि डिस्टेंस और डिस्टेंस जो है डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा हो सकता है। डिस्टेंस 0 नहीं होगा लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट ऋणात्मक हो सकता है लेकिन डिस्टेंस ऋणात्मक नहीं हो सकता। ये मेजर डिफरेंस है। अब चलिए हम लोग जो है नेक्स्ट आगे चलते हैं और आगे हमारा क्या है ये चीज़ समझ लेते हैं। एक चीज़ और, जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो वेक्टर क्वांटिटी है,
यानी कि इसमें डायरेक्शन को भी पता चलता है, इसलिए वेक्टर क्वांटिटी इसको बोलते हैं, सदिश राशि है। जबकि गति डिस्टेंस जो है अदिश राशि है, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता। जिस राशि में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, यानी कि जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है, वो सदिश राशि कहलाता है। और जिसमें केवल परिमाण होता है, डायरेक्शन यानी दिशा नहीं होता है, उसे हम लोग अदिश राशि कहते हैं। तो जो डिस्टेंस दूरी है उसमें परिमाण केवल है, इसलिए वो अदिश राशि है। जबकि डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन और परिमाण दोनों होता है, इसलिए वेक्टर क्वांटिटी यानी कि सदिश राशि है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, एग्जाम्पल ऑफ द मोशन, गति का उदाहरण देखते हैं। तो गति का उदाहरण में आप देखते हैं कि एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक कोई ट्रेन जाती है, बुलेट ट्रेन आ जाती है, या कोई एक जगह से दूसरी जगह साइकिल दौड़ाता है, या फिर एक चलती हुई मूव करती हुई कार आप देख सकते हैं। यहाँ पे बॉल को नीचे डाउनवर्ड होते हुए देख सकते हैं। ये सब क्या है, गति के उदाहरण है। और सारा आप बहुत सारा देखते हैं कि रास्ते पे जो है कुत्ता दौड़ते हुए, बिल्ली दौड़ती हुई देखी जा सकती है, और जानवरों की गति देखी जा सकती है। बहुत सारी गतियां आपको जो है हमारे चारों तरफ नज़र आ सकते हैं अगर नज़र घुमाएंगे तो। अब नेक्स्ट हम लोग जो है समझते हैं कि जो गति होता है ना, दो प्रकार के होता है, एक समान गति होता है और एक असमान गति होता है। उसी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, समान गति को यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यानी जो है समान गति और असमान गति। तो अब अभी हम ये लोग जो है समान गति का डिफिनेशन इंग्लिश में देख लेते हैं क्या होता है। इफ ए बॉडी travel equal distance in equal interval of time it is said to be in uniform motion, यानी कि समान समय अंतराल में यदि समान दूरी तय की जाती है तो उसे हम लोग समान गति कहते हैं। नहीं समझे, जैसे 1 मिनट में हम 2 किलोमीटर जो है 2 मीटर चलते हैं, अगले 2 मिनट में भी हम 2 मीटर चलते हैं, अगले 2 मिनट में भी 2 मीटर चलते हैं। तो मतलब टाइम समान ले रहा है तो दूरी भी समान चल रहे हैं। तो आपका इक्वल जो है मतलब इक्वल समय में इक्वल डिस्टेंस तय कर रहे हैं, तो हमें यूनिफॉर्म मोशन उसे कह सकते हैं, समान गति कह सकते हैं। ठीक है, नहीं समझे। अब अगले एग्जाम्पल से आपको दिखाते हैं। पहले ये समझिए, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, असमान गति में क्या होता है कि इफ ए बॉडी ट्रेवल अनइक्वल डिस्टेंस, असमान दूरी, इन इक्वल ट्रेवल ऑफ टाइम, मतलब समान समय में असमान दूरी जब तय की जाती है तो उसे हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल आप देखेंगे समझ में आएगा। जैसे हमारी वॉच है, वॉच का जो हैंड्स होती है, सुइयाँ होती है, वो जैसे सेकेंड वाली सुई, तो 60 सेकेंड में टिक 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 करते हुए यहाँ पे आ जाती है, अगले 60 सेकेंड में फिर से उतना ही डिस्टेंस चल जाती है, अगले 60 सेकेंड में भी उतना ही डिस्टेंस तय की जाती है, यानी कि समान समय में समान दूरी तय कर रही है। पेंडुलम की भी गति आपको इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में पूरा हो जाता है। लेकिन जब किसी चीज़ को हम थ्रो करते हैं, फेंकते हैं, तो जब हम फेंकते हैं तो हमसे जैसे जैसे दूर जाता है ना, वैसे वैसे उसकी स्पीड कम होती जाती है और जो है कम दूरी तय करती है। समय ज़्यादा लगता है और दूरी कम तय करती है। फुटबॉल को किक मारते हैं तो देखते हैं कि जब इनिशियल होता है, प्रारंभिक में होता है, तो उसकी स्पीड थोड़ी ज़्यादा होती है और ज़्यादा दूर तय करती है। लेकिन जैसे ही जब दूर जाती है तो समय ज़्यादा बीतने लगता है और दूरी कम जाती है। तो आपका जो है नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल है। एस्ट्रॉइड की गति भी आपका जो है, एस्ट्रॉइड जो होता है, एस्ट्रॉइड बेल्ट, वो जब धरती की ओर आने लगता है तो उसकी स्पीड इंक्रीज होने लगती है, यानी वो भी आपका जो है नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल है। अब जो है आप अभी तक जो है डिस्प्लेसमेंट और यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, डिस्टेंस और दो गति जो है, ये सारे चीज़ समझ चुके होंगे। अब अगले हम लोग जो है अगले टॉपिक पर बात करते हैं, स्पीड। स्पीड क्या होता है, चाल, जिसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं चाल। तो चाल जो है क्या है, टाइम के रिस्पेक्ट में चली गई दूरी है और कुछ नहीं। इसकी डिफिनेशन क्या है, इफ यहाँ पे होगा, इफ ए बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए बॉडी इन यूनिट टाइम, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी चाल कहलाता है।
यानी कि प्रति 1 सेकेंड में कोई भी चीज़, कोई भी पिन, कोई भी बॉडी जितना डिस्टेंस तय करेगी वही उसका स्पीड होगा। जैसे सपोज दैट मान लेते हैं कि हम जब पैदल चलते हैं तो 1 सेकेंड में मान लेते हैं कि हम 1 मीटर चले, तो हमारी स्पीड क्या होगी? 1 मीटर पर सेकेंड। यदि कोई बाइक है 1 सेकेंड में वो 5 मीटर की दूरी तय कर लेती है, तो उसकी स्पीड क्या होगी? 5 मीटर प्रति सेकेंड। अब सेकेंड छोड़िए, किलोमीटर में, जैसे हम बाइक चलाते हैं तो मान लीजिए कि 1 घंटा में 60 किलोमीटर चले गए हम, तो हमारी स्पीड क्या होगी? हमारी चाल क्या होगी कि 1 घंटा में हम जितनी दूरी तय कर रहे हैं वही हमारी चाल हो जाएगी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। कार कोई चलाता है 80 किलोमीटर 1 घंटा में चलाता है, तो उसकी चाल जो है 80 किलोमीटर पर आवर हो गया, प्रति घंटा हो गया। तो इस प्रकार से चाल होता है। चाल जो है समय के रिस्पेक्ट में लिया जाता है, और इसकी डिफिनेशन आपको याद करने के लिए जो है ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आप समझे कि होता क्या है कि चाल इज इक्वल टू जो है ना, स्पीड इज इक्वल टू होता है आपका दूरी बटा में समय। यह फॉर्मूला जो है इनिशियल फॉर्मूला है, फंडामेंटल फॉर्मूला है। इसे याद करना बहुत ही ज़रूरी है, और इस जब याद रहेगा तो आप डिफिनेशन भी इसका याद कर लेंगे। जैसे क्या है, प्रति एकांक समय में, यहाँ से स्टार्ट करना है, प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी चाल कहलाता है। यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ जाना है और यहाँ ख़त्म कर देना है। क्या है? प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी चाल कहलाता है। यही हमारा जो है चाल का तो डिफिनेशन है, और फार्मूला भी है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, ऐसे याद कर लेना है। और इसकी यूनिट क्या होती है, तो यूनिट पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, खास करके 9th क्लास के एग्जाम में या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, तो वहाँ पे यूनिट पूछा जाता है। तो यूनिट जानना बहुत ज़रूरी है। ऐसा ही यूनिट की बात करें तो पहले निकाल लेते हैं कि क्या होता है स्पीड का। तो सबसे पहले जो है दूरी का क्या होता है? मीटर होता है, और समय क्या क्या होता है? सेकेंड। तो इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, मीटर प्रति सेकेंड, या ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर, और नीचे वाला जब ऊपर जाता है तो माइनस में इसका पावर लगा के लिखते हैं, -1। तो ये जो स्पीड है, स्पीड का यूनिट क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड। क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड। ये फॉर्मूला याद कर लेंगे और ये याद कर लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बोलता है यूनिट तो बता दिए कि मीटर प्रति सेकेंड होता है, और जो स्पीड होता है ना, कैसी क्वांटिटी है? सदिश है कि अदिश है? तो हम लोग स्पीड के बारे में जानते हैं कि उसमें केवल हमको परिमाण पता चलता है कि कितना स्पीड से चल रहा है। तो जिसमें केवल मैग्नीट्यूड पता चले, परिमाण पता चले, तो वो अदिश राशि होता है। तो इसलिए स्पीड जो है, चाल जो है ना, एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसा क्वांटिटी है? यहाँ पे सिंस स्पीड हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। एग्जाम्पल देख सकते हैं कि रेड कार की जो स्पीड है ना 30 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। यहाँ पे इसकी स्पीड कितना? 40 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। स्पीड इसी प्रकार से आवर में होता है, सेकेंड मीटर प्रति सेकेंड होता है, ये सब में आपका जो है दिया हुआ रहता है। अब जो है हम नेक्स्ट देखेंगे एवरेज स्पीड। स्पीड के बाद अब हम लोग बात करते हैं एवरेज स्पीड में। एवरेज स्पीड क्या होता है और क्यों इसकी ज़रूरत है? तो मुझे लगता है कि हमारे सामान्य जीवन में या हम जब चलते हैं तो एवरेज स्पीड से ही कोई चीज़, किसी चीज़ को गणना कर सकते हैं। क्योंकि हम जब बाइक लेकर के, कार लेकर के रास्ते पर, रोड पे चलते हैं तो होता क्या है कि कभी रास्ते पे जानवर मिल जाता है, कभी क्राउड भीड़ होती है, कभी मार्केट आ जाता है, कभी घनी आबादी आ जाती है। तो हमें अपने स्पीड को इंक्रीज और डिक्रीज करते रहना पड़ता है, घटाते और बढ़ाते रहना पड़ता है। इसमें होता क्या है कि एक समान समय में समान दूरी नहीं तय की जाती है। कभी कम समय में ज़्यादा दूरी तय कर लेते हैं, कभी ज़्यादा समय में कम दूरी तय कर पाते हैं। तो इसलिए हमें जो है ओवरऑल अगर स्पीड निकालना हो तो इस स्थिति में हमें एवरेज स्पीड निकालना पड़ता है और एवरेज स्पीड बताना पड़ता है। जैसे मान लेते हैं कि हम यहाँ से ए पॉइंट से बी पॉइंट में जा गए, तो वहाँ पे 1 घंटा में हम 20 किलोमीटर चले गए, और अगले बी से सी में हमको 20 किलोमीटर जाना हो तो वहाँ हमें 1.5 घंटा समय लग गया।
तो इसमें समय ज़्यादा लग गया, डिस्टेंस उतना ही, डिफरेंस टाइम डिफरेंस जो है लगा और डिफरेंस आपका ये डिस्टेंस भी तय हुआ। तो इसके लिए हमको एवरेज स्पीड निकालना पड़ता है। एवरेज स्पीड क्या है कि टोटल टाइम जो भी इज द रेशियो ऑफ द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल टू द टोटल टेकन टाइम। क्या होता है, तय की गई कुल दूरी और लिया गया कुल समय के अनुपात को हम लोग औसत चाल कहते हैं। ठीक है, क्या है इसकी फिर से डिफिनेशन हम दोहरा देते हैं कि किसी पिंड के द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा लिया गया कुल समय के अनुपात को हम औसत चाल कहते हैं। और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, बस वही एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, यानी टोटल तय की गई कुल दूरी बटा में लिया गया कुल समय। ये आपका फॉर्मूला लिया हुआ है, जिस प्रकार से उसमें दूरी बटा में समय था, यहाँ पर क्या है कुल दूरी बटा में कुल समय दिया हुआ है, बस डिफरेंस इतना ही है। और इसकी बात हम कर लेते हैं यूनिट की, एसआई यूनिट की। तो इसका एसआई यूनिट भी होता है मीटर पर सेकेंड। एवरेज स्पीड हो या स्पीड हो, यूनिट सेम होता है मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, एसआई यूनिट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं हम लोग कुछ प्रॉब्लम देखते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करके देखते हैं कि कैसा प्रॉब्लम रहता है। और इससे संबंधित तो एनसीईआरटी बुक में बहुत सारा प्रॉब्लम दिया हुआ रहता है ना, तो उस प्रॉब्लम को आपको जो है इसी फॉर्मूला लगा करके हल करना है। चलते हैं आगे देखते हैं ना। एग्जाम्पल प्रॉब्लम, एक कार ट्रेवल 85 किलोमीटर फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, देन 45 किलोमीटर फ्रॉम पॉइंट बी टू सी, द टोटल टाइम took was 1.3 hour. What was the average speed of the car? आपसे पूछा जा रहा है कि एवरेज स्पीड कार का बताइए कितना हुआ। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि टोटल डिस्टेंस कितना चला गया और टोटल टाइम कितना एक्सपेंड किया गया। तो टोटल टाइम हमारा, टोटल डिस्टेंस कितना है, यहाँ पे हमारा 85 किलोमीटर चल रहा है और इसके बाद हमारा 45 किलोमीटर चला है। इसको ऐड कर देते हैं तो 130 किलोमीटर हो जाता है। कितना हो जाए, 130 किलोमीटर। ठीक है, और टोटल टाइम कितना दिया हुआ है, ये डिस्टेंस हो गया और टाइम दिया हुआ है, टोटल जो है हमारा डिस्टेंस टाइम दिया हुआ 1.3 आवर दिया हुआ है। ठीक है, 1.3 आवर। तो एवरेज जो है स्पीड हमको निकालना है। एवरेज जो है हमको क्या निकालना है, एवरेज स्पीड निकालना है। तो एवरेज स्पीड के लिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास, वही कुल समय कुल डिस्टेंस। तो कुल डिस्टेंस कितना है, 130 है, और कुल टाइम कितना है हमारे पास, कुल टाइम है हमारे पास 1.3 आवर। ठीक है, औसत चाल। ठीक है, तो इस डेसिमल को हटाने के लिए एक पॉइंट लगा लिए और 31 जा 13 और यहाँ 31 जा 13, यहाँ कितना हो गया, 00 बच गया, यानी 100 किलोमीटर प्रति आवर। इस प्रकार से हम इसका सॉल्व कर सकते हैं। और ऐसे बहुत सारी क्वेश्चन एनसीईआरटी में दी हुई है, तो आप प्रैक्टिस करेंगे वहाँ से कि कैसे एवरेज स्पीड कैसे निकाला जाता है, स्पीड कैसे निकाला जाता है। यही फार्मूला है, फार्मूला पे आपको रख देना है। चलिए अब हम लोग जो है नेक्स्ट आगे की ओर चलते हैं कि आगे में हमारा क्या दिया हुआ है इस चैप्टर से संबंधित। अब हम लोग जो है इस से आगे बढ़ते हुए हम लोग वेलोसिटी की चर्चा करेंगे। वेलोसिटी क्या होता है, हिंदी में इसे वेग कहते हैं। और वेग क्या है, वेग का डिफिनेशन क्या है, उस पर हम लोग फोकस करते हैं और देखते हैं कि पहले इंग्लिश में क्या दिया है। द क्वांटिटी विच स्पेसिफिक बोथ द डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड स्पीड इज वेलोसिटी। यानी कि वेलोसिटी में आपको जो है डिस्प्लेसमेंट फैक्टर है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन और स्पीड दोनों आपको देखने के लिए मिलता है। तो डायरेक्शन और स्पीड को किस में, डिस्प्लेसमेंट में पहले मैं बताया हूँ, तो डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड है। देखिए इसकी डिफिनेशन क्या है, और इफ, यहाँ पे इफ लिखना होगा ना, इफ ए बॉडी इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी पर यूनिट टाइम। ठीक है, यानी कि विस्थापन में परिवर्तन की दर, विस्थापन में परिवर्तन की दर आपका जो है वेग कहलाता है। इसकी हिंदी में डिफिनेशन है, विस्थापन में परिवर्तन की दर वेग कहलाता है। ठीक है, और
विस्थापन आपको समझ में आ ही गया है कि कैसे। अब इसमें आपका फॉर्मूला दिया हुआ है, फॉर्मूला आपको याद करना कि वेलोसिटी वेग इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, तो विस्थापन बटा में समय होता है। विस्थापन बटा में समय क्या होता है, देखिए यहाँ पे वेलोसिटी यानी वेग बराबर विस्थापन, विस्थापन बटा में समय लिया गया समय। ये आपका जो है वेग का फॉर्मूला है और बेसिक फॉर्मूला है। इसको कैसे याद करेंगे, क्या इसकी डिफिनेशन है, इस फॉर्मूला से कैसे करेंगे, रिलेट करेंगे, तो वेग में परिवर्तन की दर वो तो त्वरण कहलाता है, ठीक है। तो विस्थापन, विस्थापन क्या है, तो वेग क्या है, तो विस्थापन में समय के साथ परिवर्तन जो होता है ना, वो आपका वेग कहलाता है। ये चीज़ में इस यहाँ पर दिया हुआ है। इफ ए बॉडी इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी पर यूनिट टाइम, यानी प्रति सेकेंड जो है या प्रति एकांक समय में विस्थापन की दर जो है ना, वेग कहलाता है। प्रति एकांक समय में विस्थापन की दर क्या कहलाता है, वेग कहलाता है। आपका ये डिफिनेशन हो गया, ठीक है। इसकी एसआई यूनिट की बात करें तो इसमें इसका एसआई यूनिट होता है मीटर प्रति सेकेंड, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी एक डिस्टेंस ही है, दूरी ही है, तो इसलिए उसका मीटर और समय के लिए सेकेंड। अब इसे ऐसे डिनोट करें या फिर डिनोट आप मीटर प्रति सेकेंड ऐसे करें, ठीक है। यानी कि स्पीड का, एवरेज स्पीड का, वेलोसिटी का, एवरेज वेलोसिटी का एसआई यूनिट यही होता है, मीटर पर सेकेंड होता है। और अब नेक्स्ट बात करते हैं कि कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। तो इसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है, इसलिए इसे हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। यानी कि वेलोसिटी जो है, वेग जो है ना, सदिश राशि है। कैसी राशि है, सदिश राशि। इसमें क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि इसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी, ठीक है। एग्जाम्पल से आपको क्लियर करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, इसमें इस कार की यहाँ पे स्पीड भी दी हुई है और एरो से आपको जो है इसका डायरेक्शन भी बताया गया कि ईस्ट दिशा में चल रही है। ये यहाँ पे देखेंगे कि ये 60 मीटर पर आवर जो है स्पीड भी है और इसका डायरेक्शन भी है कि नॉर्थ ईस्ट में जा रहा है। इसके देखेंगे यहाँ पे इसका ईस्ट की ओर जा रहा है, यहाँ पर स्पीड दिया हुआ है। स्पीड विथ डायरेक्शन इज नॉन वेलोसिटी, ठीक है। यानी स्पीड और डायरेक्शन दोनों से हमें वेलोसिटी से पता चलता है कि किस स्पीड में, किस दिशा में जो है हमारी गाड़ी या कोई भी ऑब्जेक्ट जो चल रहा हो उसके बारे में पता चलता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग अब आगे चलते हैं, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी जिस प्रकार से औसत वेग हम लोग जो है औसत चाल पढ़े, उसी प्रकार से औसत वेग होता है। तो औसत वेग में क्या है, इसकी एवरेज वेलोसिटी इज द रेशियो ऑफ द टोटल डिस्प्लेसमेंट टू द टोटल टाइम टेकन। यानी कि जो कुल परिवर्तन होता है, जितना परिवर्तन हुआ, परिवर्तन और लिया गया कुल समय के अनुपात को हम लोग क्या बोलेंगे, एवरेज वेलोसिटी बोल देंगे, ठीक है। इसमें देखिए लिखा हुआ है कि रेशियो किस चीज़ का रेशियो है, टोटल डिस्प्लेसमेंट और लिया गया टोटल टाइम का अनुपात जो है क्या कहलाता है, आपका एवरेज वेलोसिटी कहलाता है, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला देखो, एवरेज वेलोसिटी इज आल्सो द मीन्स ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी u एंड फाइनल वेलोसिटी v। इसमें प्रारंभिक वेग को ना, प्रारंभिक वेग को क्या u बोलते हैं और अंतिम वेग को v लेकर के हम लोग को आगे बढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा हमारा, इनिशियल वेलोसिटी यानी कि u हो जाएगा प्लस में फाइनल वेलोसिटी v हो जाएगा। तो v u प्लस v बाई 2 आपका जो है एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा। और यहाँ पे स्पीड एंड वेलोसिटी हैव द सेम यूनिट मीटर पर सेकेंड और मीटर प्रति सेकेंड, बस वही है, मीटर प्रति सेकेंड जो है आपका यूनिट है। स्पीड का, एवरेज स्पीड का, वेलोसिटी का, एवरेज वेलोसिटी का। अभी एग्जांपल देख लेते हैं कि किस प्रकार का क्वेश्चन इसमें न्यूमेरिकल टाइप का, अंकित प्रश्न के टाइप का रहता है। इफ़ ए कार चेंज इट्स स्पीड फ्रॉम 10 मीटर पर सेकेंड टू 20 मीटर पर सेकेंड जस्ट 5 सेकेंड, व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द कार। आपका इसमें दो ठे स्पीड दिया हुआ है, डायरेक्शन के साथ इसमें दिया हुआ रहता है, तो इसलिए वेलोसिटी आप ज्ञात करते हैं। तो वेलोसिटी के लिए हमको क्या जानना चाहिए, इनिशियल
वेलोसिटी जानना होगा, एवरेज वेलोसिटी के लिए। तो ये क्या है, इसमें आपका दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, और अंतिम वेग दिया हुआ है यानी फाइनल वेलोसिटी आपका दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड। अब इसका जो है हमको ये वेलोसिटी ज्ञात, एवरेज वेलोसिटी ज्ञात करना है। तो एवरेज वेलोसिटी के लिए आपको क्या हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट, जो टोटल वेग, प्रारंभिक वेग u प्लस v बाई में 2। अब यहाँ इसका कितना दिया हुआ है, 10 प्लस 20 बटा में 2 बराबर 30 बटा में 2 यानी कि 15 मीटर प्रति सेकेंड। इसका आपका जो है एवरेज वेलोसिटी आ जाएगा। इसमें जो टाइम दिया हुआ है, टाइम का कोई इसमें यूज नहीं है, बस आपको भ्रमित करने के लिए दिया हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। और बुक में बहुत सारी एनसीईआरटी बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है, उस एग्जाम्पल को आप बनाने का कोशिश करेंगे, नोट्स तैयार करने का कोशिश करेंगे। और यदि हमारी बताई हुई चीज़ें आपको समझ में आ रहा हो तो आप इसे लाइक शेयर भी करेंगे। और चलिए अब हम अगले टॉपिक एक्सेलरेशन की बात करते हैं। एक्सेलरेशन जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है और इस पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि एक्सेलरेशन हिंदी में इसे त्वरण कहा जाता है। और त्वरण एक ऐसी राशि है जो पढ़ने वाले लोगों को थोड़ी सी परेशान कर देती है। त्वरण ज्ञात करना है, कैसे ज्ञात करेंगे, और इसकी यूजेज भी बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए एक्सेलरेशन के बारे में हम लोग बहुत ही अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए सबसे पहले इसकी हम लोग डिफिनेशन की चर्चा कर लेते हैं, डिफिनेशन की बात कर लेते हैं कि एक्सेलरेशन क्या होता है, त्वरण क्या होता है। तो इसकी हिंदी में डिफिनेशन है, वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाता है। एक बार फिर से हम बात कर लेते हैं, वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाता है। ठीक है, अब त्वरण इंग्लिश में इसकी डिफिनेशन देख लेते हैं, क्या है, द क्वांटिटी विच स्पेसिफिक चेंज इन वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाता है। ठीक है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन 2 होता है। यानी कि इसके हम लोग अगर फॉर्मूला की बात करें, एक्सेलरेशन की बात करें, तो सबसे पहले तो एक्सेलरेशन को हम लोग डिनोट क्या से करते हैं, तो एक्सेलरेशन को हम लोग ए से डिनोट करते हैं, एक्सेलरेशन ए से। ठीक है, ए यानी कि त्वरण हो गया, क्या हो गया हमारा, देखिए त्वरण, इसको ए से डिनोट करना है। और क्या होता है इसमें अंतिम वेग यानी कि v माइनस प्रारंभिक वेग यानी कि u बटा में 2 होता है। फॉर्मूला a इक्वल टू v माइनस u बटा में t, आपका ये त्वरण का फॉर्मूला है, याद रखेंगे। यह फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि मोशन का इक्वेशन भी इससे प्राप्त होता है, फर्स्ट इक्वेशन, और सारी इक्वेशन में इसका यूज होता है। और एक्सेलरेशन ज्ञात तो करना ही पड़ेगा, तो फॉर्मूला तो याद करना ही होगा। तो क्या होता है, a इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। v क्या होता है, अंतिम वेग, u क्या होता है, प्रारंभिक वेग, और t क्या होता है, ये जो वेग में परिवर्तन में जो टाइम लगता है वो टाइम है। ठीक है, अभी इसमें और आगे नेक्स्ट चलते हैं। इफ द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी चेंज फ्रॉम इनिशियल वैल्यू u टू फाइनल वेलोसिटी v इन टाइम t, देन एक्सेलरेशन a इज a बराबर v माइनस यू बाई 2। ठीक है, अब द SI यूनिट ऑफ इस जो है एक्सेलरेशन इज मीटर प्रति वर्ग सेकंड। यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली चीज़ है ना, कि जो एक्सेलरेशन होता है ना, इसकी SI यूनिट थोड़ा वेलोसिटी से अलग होता है, स्पीड से अलग होता है। क्या होता है इसकी, आप देखेंगे कि त्वरण का यूनिट जो होता है ना, मीटर प्रति वर्ग सेकेंड होता है, मीटर प्रति वर्ग सेकेंड। इसको ऐसे डिनोट कर सकते हैं या इसी को हम लोग ऐसे डिनोट कर सकते हैं, मीटर प्रति वर्ग सेकेंड। ठीक है, तो इस यूनिट को आपको याद करके आना है। बहुत एग्जामों में त्वरण का यूनिट ही पूछता है कि त्वरण का यूनिट बताइए, और उसमें गलत शायद 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, आप उसी में बच जाएंगे। तो याद रखेंगे कि मीटर प्रति वर्ग सेकेंड, यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा हुआ आना चाहिए पावर में, या फिर ऐसे लिखा हुआ आना चाहिए, तो आपका इसका SI यूनिट हो जाएगा। ठीक है, तो SI यूनिट क्या है, मीटर प्रति वर्ग सेकेंड। और अब इसमें बात कर लेते हैं नेक्स्ट,
क्या है, त्वरण प्रेजेंट कैसे कैसे कर सकते हैं, त्वरण क्या है। तो देखिए त्वरण के लिए यहाँ पे आपका 4 डिफरेंट वे ऑफ एक्सेलरेशन, एक कार की त्वरण 4 प्रकार से जो है त्वरित होते हुए दिखाया गया है। ठीक है, सबसे पहला क्या है एग्जाम्पल में कि यहाँ पे देखिए इसका पहले तो स्पीड 60 से 30 हो गया, तो 60 से 30 हो गया यानी कि इसमें इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, आप खुद समझिए। यहाँ पे 30 से 60 हो गया, ठीक है, डायरेक्शन दिया हुआ है। इसमें देखिए डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसमें डायरेक्शन सेम है, इसमें डायरेक्शन सेम है, इसमें क्या हो रहा है, डायरेक्शन क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, डायरेक्शन और स्पीड दोनों चेंज हो रहा है, ठीक ना। तो इसमें 30 से 60 हो गया, यहाँ पे 30 से 30, डायरेक्शन केवल चेंज हुआ है, जो है स्पीड चेंज नहीं हुआ है। तो इसमें होता क्या है कि एक्सेलरेशन 2 प्रकार के होता है। पहला नंबर में तो एक धनात्मक त्वरण और एक ऋणात्मक त्वरण और एक समान त्वरण, ऐसे 3 प्रकार से खास करके हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग धनात्मक त्वरण की बात कर लेते हैं कि धनात्मक त्वरण क्या होता है। कि जब गाड़ी स्टार्ट होती है, जब कोई भी मूव करने वाले चलने वाले चीज़ें की स्पीड मतलब स्टार्ट होती है, गति स्टार्ट होती है, तो वो 0 से स्टार्ट करता है और धीरे धीरे उसकी स्पीड 5 का, 10 का, 15 का, 20 का ऐसे होता है। यानी कि उसकी स्पीड क्या होती है, इंक्रीज होते जाती है, वेग उसको बढ़ते जाती है ना। तो जब वेग बढ़ता है तो इसको धनात्मक त्वरण कहेंगे। क्या बोलेंगे, जब वेग में क्या होता है, बढ़ता है, इंक्रीज होता है, वेग उसका इंक्रीज हो रहा है, तो उसको धनात्मक त्वरण कहेंगे। और जब कभी कभी होता है कि आगे भीड़ है या आगे हमको गाड़ी को खड़ा करना है, तो स्पीड अभी मान लीजिए 60 का है, तो उसको ब्रेक ले लेते हैं, तो ब्रेक ले लेते हैं 60 से हमारा जो है स्पीड घटते घटते यहाँ पे 0 पर आ जाता है। तो इसमें स्पीड क्या हुआ, घट गया, इनके डिक्रीज हो गया। तो इसको हम लोग ऋणात्मक त्वरण कहेंगे। कैसा त्वरण कहेंगे, ऋणात्मक त्वरण कहेंगे। और कभी कभार क्या होता है कि स्पीड एक वेग जो है बढ़ने का एक निश्चित समय साथ, जो समय के साथ एक निश्चित गति से जो गाड़ी का वेग बढ़ते रहता है, तो उसको समान त्वरण कहेंगे, ठीक ना। तो त्वरण 3 प्रकार के, पहला धनात्मक त्वरण, दूसरा ऋणात्मक त्वरण, एक समान त्वरण, ठीक है ना, समझ गए। धनात्मक त्वरण में स्पीड बढ़ेगा, ऋणात्मक त्वरण में स्पीड घटेगा। और धनात्मक त्वरण का उदाहरण है कि कोई बस जब चालू होती है तो चलना स्टार्ट करती है, तो वो धनात्मक त्वरण का उदाहरण है। जब कोई बस स्पीड में हो और ब्रेक लगता है, रुकती है, तो ऋणात्मक त्वरण का उदाहरण है। और कोई जैसे कोई चीज़ का स्पीड एक समान गति से बढ़ रहा है, वेग बढ़ रहा है, तो एक समान त्वरण का उदाहरण है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। और जो एक्सेलरेशन है ना, इसमें भी ध्यान रखना कि ये वेक्टर क्वांटिटी है ना, कैसे क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। अब हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात कर लेते हैं, यानी कि दूरी समय ग्राफ। दूरी समय ग्राफ में क्या है, दूरी और समय के बीच में दूरी समय के बीच में क्या दिया हुआ, रिलेशन दिया हुआ रहेगा, संबंध स्थापित किया हुआ रहेगा। तो जो दूरी समय ग्राफ होता है उसमें दूरी को जो है वाई एक्सिस पे और टाइम को जो है ना किस एक्स एक्सिस में रिप्रेजेंट किया जाता है। देखिए मोशन कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। जो गति होता है ना, गति को हम लोग जो है इस ग्राफ में इंडिकेट करते हैं या दिखा सकते हैं कि इसमें जो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ में गति को हम दिखा सकते हैं कि उसकी गति बढ़ रही है, घट रही है, किस प्रकार, यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन है, ये हमारे ग्राफ से पता चल जाएगा। इन द ग्राफ डिस्टेंस इज टेकन ऑन द वाई एक्सिस एंड टाइम इज टेकन ऑन द एक्स एक्सिस। याद रखें कि जो डिस्टेंस होता है उसको वाई एक्सिस में रखते हैं और जो टाइम होता है उसको एक्स एक्सिस में। और ऐसे भी जो वेरिएबल होता है, जो घटता बढ़ता है ना, कोई भी राशि हो जो घटने बढ़ने वाला चीज़ हो, कभी स्पीड बढ़ जाएगा, कभी घट जाएगा, ऐसा समझिए बात को। दूरी घट जाएगा, दूरी कम हो जाएगा, कम बेसी होने वाले जो निश्चित नई राशि नहीं है, जो चर राशि है, वेरिएंस जिसमें आता हो, उसको वाई एक्सिस में रखना होता है हमेशा, किसी चीज़ से संबंधित हो। और जो निश्चित पॉइंट, निश्चित चीज़ें हैं, उसे हम एक्स एक्सिस पे रखते हैं, ठीक है। जैसे देखिए एक ग्राफ बना लेता हूँ,
ए आपका वाई एक्सिस है और ए एक्स एक्सिस है, तो इसमें हमारा समय रहेगा, क्या रहेगा, इसमें हमारा समय रहेगा, इसमें क्या रहेगा, दूरी रहेगा, ठीक है, दूरी रहेगा। आगे देखिए बोलता है द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म स्पीड इज ए स्ट्रेट लाइन। यदि समान गति को रिप्रेजेंट करने वाला दूरी समय ग्राफ हो तो उसमें जो ग्राफ लाइन होता है ना वो स्ट्रेट लाइन होता है। कैसे लाइन होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन जो है यूनिफॉर्म मोशन को इंडिकेट करता है, बताता है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे स्पीड इज द स्ट्रेट लाइन, ठीक है। दिस इज बिकॉज इन यूनिफॉर्म स्पीड ए बॉडी ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इससे यह पता चलता है ना कि जो दूरी है ना समान समय में समान तय की गई है, तो इसलिए जो है इसमें स्ट्रेट लाइन आपको मिलता है, स्ट्रेट लाइन रहता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि क्या है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे ग्राफ का दिया हुआ एग्जाम्पल, इधर देखेंगे आप कि डिस्टेंस दिया हुआ है, इसमें टाइम दिया हुआ है, यूनिफॉर्म मोशन की बात किया हुआ है। देखिए यहाँ से यहाँ 5 सेकेंड में 10 मीटर चलता है, फिर अगले 5 सेकेंड में फिर 20 यानी कि 10 चला। तो इसको जब हम इस पॉइंट को इस पॉइंट से, इस पॉइंट को इस पॉइंट से जब जोड़ देते हैं तो कैसा हमारा पर लाइन प्राप्त हो रहा है, स्ट्रेट लाइन प्राप्त हो रहा है। वही चीज़ तो बता रहे हैं कि यूनिफॉर्म मोशन में जो है ना समान समय में समान दूरी तय की जाती है, इसलिए इसकी जो ग्राफ होती है ना, ग्राफ लाइन, वो क्या होता है, वो आपका स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं डेरिवेशन ऑफ 3 फॉर्मूला ऑफ मोशन। अब गति का जो है ना 3 समीकरण होता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट समीकरण है ये समीकरण जो है। आपको इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन पहले तो बनेंगे और आपको याद भी करना होगा। डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सा है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सा है, गति का पहला समीकरण बताइए, गति का दूसरा समीकरण बताइए, गति का तीसरा समीकरण बताइए, पहला समीकरण में किसके किसके बीच संबंध है, दूसरा समीकरण में कौन कौन सा संबंध है, तीसरे समीकरण में क्या संबंध है किसके बीच। तो इसलिए हमको डेरिवेशन उसको आना चाहिए और फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, कम से कम फॉर्मूला तो हमें याद होना ही चाहिए, जो इक्वेशन तो याद होना ही चाहिए। तो फर्स्ट जो इक्वेशन होता है ना, फर्स्ट इक्वेशन सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पर दिया हुआ हो, क्या दिया हुआ, उससे पहले इक्वेशन निकाल, डेरिवेशन करने से पहले हम लोग कुछ मान लेते हैं, हिंदी में मैथ में मानते हैं ना, तो उसी प्रकार से मान लेते हैं। लेट ए बॉडी इज मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी, मान लेते हैं कि कोई पिंड है जो प्रारंभिक चाल जो है यू से चलना प्रारंभ करती है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जिसका समान त्वरण ए है, इट वेलोसिटी बिकम भी इन टी टाइम, टी समय के बाद उसकी वेलोसिटी जो है उसकी वेग क्या हो जाता है, भी हो जाता है, इन द मेन टाइम टी कवर द डिस्टेंस, और उस टाइम पीरियड टी में जो है वो एस दूरी तय कर लेती है। कितना दूरी, यानी दूरी को आपको एस से इंडिकेट करना है ना, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। और एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट तो पता ही है क्या होता है, एक्सेलरेशन का मीटर प्रति वर्ग सेकेंड होता है। इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, ये वही चीज़ है। टाइम सेकेंड में, डिस्टेंस मीटर में, यूनिट दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग मोशन का पहला, गति का पहला समीकरण हम लोग देखेंगे कि गति का पहला समीकरण क्या है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या दिया हुआ है कि सबसे पहले एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आप लोगों को पहले बताए कि ए इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई में टी होता है, तो वही चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। अब ए टी जो है ना यहाँ पे इधर बटा में दिया हुआ है, जैसे आप देखेंगे, अगर उस प्रकार से समझ में नहीं आया तो ऐसे समझिए कि ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी होता है, तो ए टी आपका यहाँ पर आ जाएगा, तो ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू हो गया, यू माइनस में है इसलिए ई इधर आ जाए तो क्या हो जाएगा, ही ए टी प्लस यू समझ लीजिए भी, यानी भी बराबर यू प्लस ए टी, इसी को फर्स्ट इक्वेशन बोला जाता है, याद रखेंगे। ये फर्स्ट इक्वेशन है और फर्स्ट इक्वेशन किसके किसके बीच बताता है संबंध, तो फर्स्ट इक्वेशन जो है ना किसके बीच में बताता है संबंध, तो आपको बता दूं कि समय और चाल के बीच संबंध बताता है, समय और
चाल के बीच में जो है संबंध बताता है पहला इक्वेशन। ठीक है, अब सेकेंड इक्वेशन की बात कर लेते हैं। याद रखेंगे पहला इक्वेशन क्या है, v बराबर u प्लस ए टी होता है फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, v बराबर u प्लस ए टी होता है। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन की बात कर लेते हैं। सेकेंड इक्वेशन क्या होता है, तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में आप देखेंगे कि एवरेज वेलोसिटी, इसमें क्या फॉर्मूला दिया है, v प्लस यू वाई में टू हो गया। और इसके बाद जो है इसके बाद जो है डिस्टेंस ट्रेवल एवरेज वेलोसिटी प्लस टाइम आपको ले लेते हैं। एस बराबर जो है इसका वेलोसिटी दिया हुआ है इंटू टाइम दिया हुआ है। इसको जब पुट करेंगे v इक्वल टू यू प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेशन है ना, फर्स्ट इक्वेशन से जब इसमें हम लोग पुट करेंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका इसके जगह पर ए आ गया इक्वेशन वाला, और यहाँ u की जगह पर u। अब एक u यहाँ दो u हो जाएगा, और a इधर मल्टीप्लाई होकर के यहाँ पे देखेंगे t जो है यहाँ मल्टीप्लाई हो गया। अब इसके बाद जो है t को मल्टीप्लाई करने के बाद ये दो को भी इधर ले लाते हैं, तो a वाला दो से ये दो कट जाएगा, और इसमें दो नहीं है इसलिए 1/2 हो जाएगा। s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसी को बोला जाता है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी गति का तीसरा समीकरण बोला जाता है। तो गति का तीसरा समीकरण क्या है, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्या है, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। समझ गए, इसमें क्या होता है, इसमें जो है दूरी और त्वरण के बीच दूरी और समय के बीच संबंध बताया जाता है। दूरी और समय के बीच, याद रखेंगे कि दूरी और समय के बीच में इस सेकेंड इक्वेशन आपको रिप्रेजेंट करता है, बताता है संबंध को। और अब जो है थर्ड इक्वेशन की बात कर ले, तो थर्ड इक्वेशन का यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है, आप ज़्यादा न भी समझे तो इसका फॉर्मूला याद कर, 2as इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये आपका थर्ड इक्वेशन है। ये कौन सा इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन है। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, v बराबर u प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेशन हो गया। सेकेंड इक्वेशन क्या है, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, और सेकेंड ये तो आपका सेकेंड इक्वेशन हो गया, और थर्ड इक्वेशन आपका दिया हुआ है 2as बराबर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये आपका थर्ड इक्वेशन दिया हुआ है। तो इस चीज़ को आपको याद करना है, फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन। ठीक है, और इससे संबंधित बहुत सारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया हुआ रहता है, तो आपको हल करने के लिए इक्वेशन बहुत ही ज़रूरी है याद करने के लिए। और आप याद करेंगे, हम मेरे साथ एक बार फिर से बोलेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में क्या है कि फर्स्ट इक्वेशन में आपको v बराबर u प्लस ए टी। ठीक है, इसके बाद सेकेंड इक्वेशन क्या है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन क्या है 2as बराबर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये आपका तीनों इक्वेशन हो गया, और इसकी ये जो है आप याद कर लेंगे। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन को हिंदी में बोलते हैं वृत्तीय गति। इसको डिफिनेशन क्या बोलेंगे कि किसी पिंड के द्वारा वृत्तीय पथ पर की गई गति वृत्तीय गति कहलाती है। ठीक है, इंग्लिश में इसकी डिफिनेशन, द मोशन ऑफ ए बॉडी इन ए सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। ठीक है, सर्कुलर मोशन। ओके, अब यहाँ पे आप लोग जो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, समान वृत्तीय गति की चर्चा करेंगे। हम लोग क्या बात करेंगे, समान वृत्तीय गति। बोलता है कि इफ ए बॉडी मूव इन ए सर्कुलर पाथ विथ यूनिफॉर्म स्पीड इट्स मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर पाथ। यानी कि कोई पिंड जो है किसी वृत्तीय पथ पर समान स्पीड से गति करती हो, यूनिफॉर्म मोशन जो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलेंगे। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एक्सेलरेटेड मोशन बिकॉज इज इन ए सर्कुलर मोशन ए बॉडी जो है कॉन्टिन्यूसली चेंज इन डायरेक्शन। अब देखिए, वृत्तीय गति जो है ना, त्वरित गति का उदाहरण है। त्वरित गति क्या होता है कि हर समय उसमें त्वरण उत्पन्न होता हो, वैसी गति जिसमें प्रति सेकेंड त्वरण उत्पन्न हो, उसको त्वरित गति कहेंगे। और त्वरित किसके वजह से, स्पीड चेंज नहीं हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है,
वेग हमेशा चेंज हो रहा है, क्योंकि जो सर्कुलर पाथ होता है उसके प्रत्येक पॉइंट में जो है ना डायरेक्शन चेंज होता हुआ होता है। आप देख सकेंगे कि वृत्तीय जो गति है ना, अब देखिए वृत्तीय जो गति है इसमें प्रत्येक पॉइंट पे, यहाँ पे इसका डायरेक्शन इधर है, जब आगे बढ़ेंगे इसका डायरेक्शन इधर हो गया, इसका डायरेक्शन इधर, और ऐसी प्रत्येक बिंदु, क्योंकि बिंदुओं के समूह से ही तो ये वृत्त बना हुआ है ना, तो प्रत्येक पॉइंट पे प्रत्येक बिंदु पे जो है डायरेक्शन चेंज हो जाता है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं त्वरित गति। और त्वरित गति का उदाहरण एग्जाम्पल पूछा जाता है आपको एग्जाम में, तो क्या है, जो पैडल चलाते हैं हम लोग, वो त्वरित गति का उदाहरण, पैडल मारते हैं ना साइकिल का, जो अर्थ है, अर्थ अपने अक्ष पर क्या करते हैं, घूर्णन करती है, ये आप कैसी गति का उदाहरण है, त्वरित गति का उदाहरण है ना। यानी कि मून चांद के चारों तरफ परिक्रमा कर, जो मून जो है ना अर्थ के चारों ओर परिक्रमा करती है, ये आपका कैसे गति है, त्वरित गति का उदाहरण है। ठीक है, तो त्वरित गति हो, अब संभवतः आपको समझ में आ गया होगा। और इसके लिए आपको निकालने के लिए, त्वरित गति का वेग निकालने के लिए जो है ना क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है, v इक्वल टू 2 पाई r। ठीक है, 2 पाई r जो वृत्तीय जो परिधि का जो फॉर्मूला होता है ना, वो आपका इसमें दिया हुआ रहता है। ठीक है, तो इस चीज़ आप जो है याद रखेंगे। और चलिए अब आपको जो है नेक्स्ट में क्या है आपको देखते हैं। तो साथियों, आपको 9वीं क्लास के जो पहला फिजिक्स का चैप्टर है मोशन अब ख़त्म हुआ। और आपको यह वीडियो कैसा लगा, उससे वीडियो को समाप्त करने से पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके लिए एक ज़रूरी बातें लिखी हुई है। क्या बातें हैं उस पर हम लोग फोकस करते हैं कि बुराइयाँ भी हैं मुझ में और अच्छाइयाँ भी हैं, मुझ में बुराइयाँ भी है और अच्छाइयाँ भी है, ढूंढने वाले तुम समझो तुझे क्या देखना है मुझ में। जी हाँ दोस्तों, हर व्यक्ति, हर चीज़ें, कोई भी वस्तुएं हो, कोई भी व्यक्ति हो, उसमें कुछ बुराइयाँ भी होती है और कुछ अच्छाइयाँ भी होती है। बस सामने वाला पर निर्भर करता है कि वो बुराइयाँ देखना चाहता है या अच्छाइयाँ देखना चाहता है और उससे लेना चाहता है। जैसे एग्जाम्पल, अभी हमने डिस्क्राइब किया, इस चैप्टर को बताने की कोशिश की, प्रयास किया कि कम समय में आपको अधिक से अधिक बताया जा सके, क्योंकि वीडियो में आपको जो है टाइम बहुत कम होता है, इसी समय में सारा चीज़ को बताना होता है। तो इसमें बहुत सारा चीज़ें होंगी जो आपको सीखने के लिए मिला होगा, समझ में नहीं आता वो समझे होंगे, लेकिन कुछ होंगे जो इस पे कमेंट करेंगे, टीका टिप्पणी करेंगे कि ये चीज़ हो गया, वो चीज़ ऐसे वैसे। तो आप पर निर्भर करता है कि आप बुराइयां को एक्सेप्ट कर रहे हैं या जो सभी अच्छाइयां को देख रहे हैं। आप प्रयास करते रहिए, मेहनत करते रहिए, आप सफल होंगे और हमारे भी प्रयास हमारी सफलता के लिए आगे बढ़ेगी। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।